नमस्कार, मैं सुमित अवस्थी हूँ और मेरे साथ मेरे साथी शादाब हैं। नमस्कार। पहली बार हम एनडीटीवी के इस प्लेटफॉर्म पर एक साथ दोनों लोग हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। जी, जी, बिल्कुल। बहुत सालों तक हम लोग अलग-अलग चैनलों में काम करते रहे, लेकिन फील्ड में मिलते रहे, जी। रिपोर्टिंग करते रहे, कभी संसद में तो कभी विजय चौक पे, तो कहीं ना कहीं टकराते रहे। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस आपने थंबनेल देखा होगा और आइडिया मिल गया होगा कि क्या चर्चा का विषय है। जब देश में इस वक्त अयोध्या का माहौल चल रहा है, राममय माहौल है, हर अखबार पे, हर टीवी चैनल पे आपको एक अयोध्या के बारे में एक चीज जानने को मिल रही है। इस बीच में कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो अयोध्या से हजारों मील दूर, वो नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी भारत में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी ने कल ये न्याय यात्रा की शुरुआत की और आज वो मणिपुर होते हुए नागालैंड में पहुंचे हैं। अभी तो हालांकि 24 घंटे हुए हैं, यात्रा चलनी करीब 20-21 मार्च तक है, लेकिन यात्रा का हर पड़ाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर नक्शा बनाया है, कहाँ कहाँ से यात्रा गुजरेगी, कहाँ कहाँ से राहुल गांधी गुजरेंगे। तमाम डिटेल शादाब के पास हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन जो शुरुआत में मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि एक तरफ तो न्याय यात्रा निकल रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल डेलीगेशन, मतलब ऑफिशियली ये कांग्रेस पार्टी का के लोग हैं जो यूपी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब आज अयोध्या पहुंचे। आज संक्रांति का दिन है, सूर्य उत्तरायण में आता है। हिंदुओं के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। देश भर में आज त्योहारों का मौसम भी है, कहीं संक्रांति है, कहीं पोंगल है, कहीं बिहू है। उस बीच में कांग्रेस के नेता पहुंचते हैं यूपी के लखनऊ से निकलकर अयोध्या, सरयू जी में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, फिर हनुमानगढ़ी में दर्शन करते हैं और रामलला के भी दर्शन किए जाते हैं। अविनाश पांडे उसमें है, दीपेंद्र हुड्डा उसमें है, अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं वो उसमें है, और यूपी कांग्रेस के तमाम नेता हैं। तो एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी है रामलला की, उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि हम अयोध्या जाएंगे, रामलला को मनाएंगे, रामलला के मुद्दे पर होंगे। तो ये कांग्रेस की क्या चुनावी रणनीति है? अयोध्या में वो डुबकी भी लगा रहे हैं, 22 तारीख के प्रोग्राम को बॉयकॉट भी कर रहे हैं, और जब देश राम में हो रहा है तो वो नॉर्थ ईस्ट में चक्कर काट रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं, पद यात्रा भी है, बस यात्रा भी है। तो इस पूरे मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। तो मैं पहले शादाब से ही शुरुआत कर देता हूँ, शादाब पे ही छोड़ देता हूँ। शादाब, आप इसमें क्या अपना इनपुट दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जैसा कि अभी राममय माहौल में कांग्रेस की सरयू में डुबकी, तो देखिए इसकी घोषणा तो एक हफ्ते पहले हुई थी सुमित जी कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो अयोध्या जाएंगे, और खासतौर पे जो अजय राय जो कि अध्यक्ष हैं यूपी कांग्रेस के, उन्होंने इस बात की घोषणा की थी। लेकिन इस बीच में कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि वो इस कार्यक्रम में नहीं जाएगी, जिसके बाद आपने देखा होगा कि पूरे देश में एक राजनीतिक बवाल हुआ। कहा गया कि कांग्रेस पार्टी इसको बायकॉट कर रही है, कांग्रेस पे विपक्ष के हमले हुए। उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो सामने आए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने किसी भी नेता को अयोध्या जाने से नहीं रोका है, ना ही पार्टी की तरफ से मना किया गया है कि कोई अयोध्या ना जाए। आपने देखा कि उसके बाद जो वीरभद्र सिंह के बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने घोषणा की कि वो जा रहे हैं। नकुल नाथ जो कमलनाथ के बेटे हैं, उन्होंने कहा। इसके अलावा तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा, जिसमें जीतू पटवारी जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि वो 1 लाख लोगों को अयोध्या भेजेंगे। डीके शिव कुमार जो डिप्टी सीएम है कर्नाटक के, उन्होंने कहा कि 22 तारीख को सभी मंदिरों में हम जो है पूजा अर्चना करेंगे राम मंदिर में। तो इस तरीके से कांग्रेस उसको एक डैमेज कंट्रोल कर रही है। और जैसा कि अभी सुमित जी बता रहे थे कि आज जो है यूपी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो सारे लोग सरयू नदी में पहुंचे, उन्होंने डुबकी लगाई और रामलला के दर्शन किए। खास बात यह है कि जिसमें प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे और दीपेंद्र हुड्डा भी दिल्ली से पहुंचे थे। तो कांग्रेस पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो एक प्रचार हो रहा है कि कांग्रेस ने बायकॉट किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो सभी लोग अयोध्या जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि कांग्रेस के दूसरे नेता अयोध्या जाएंगे। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी नागालैंड में हैं। तो आप सुमित आपको बताएंगे कि नागालैंड में क्या चल रहा है, राहुल गांधी क्या करने वाले हैं? देखिए, नागालैंड का नाम इस पर मैं आता हूँ, लेकिन एक पहले जो आपने भारत उस पर बोला अयोध्या के बारे में, उसके बारे में दर्शकों को ये बताना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि वो रामलला के खिलाफ है। इनफैक्ट बीते 10 सालों में हमने ऐसी बहुत सी तस्वीरें देखी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, जब वो अलग अलग मंदिरों में जाके दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। गुजरात चुनावों में तो राहुल गांधी हर रोज लगभग एक मंदिर के दर्शन कर रहे थे। मैं
16-17 में जब चुनाव हुआ था उसकी बात कर प्रियंका रहा हूं। गांधी भी जहाँ जाती प्रियंका है गांधी वो भी सभी मंदिरों में जाती हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट राहुल गांधी अभी केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, राहुल गांधी महाकाल जा रहे हैं। राहुल अभी जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने तमाम यात्राओं जगहों को दौरा किया है। 22 तारीख को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 2 वजहों से 22 कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि एक तो शंकराचार्य वहां नहीं जा रहे हैं, चारों शंकराचार्य ने एक तरीके से मना कर दिया, तो हम ऐसा किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे जहां शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं। और दूसरा उन्होंने जो बड़ा राजनीतिक कारण बताया वो ये कि भाई ये कार्यक्रम तो भाजपा का है, आरएसएस का है, यहाँ मोदी जी की छवि चमकाई जा रही है, इस कार्यक्रम में हम शिरकत क्यों करें। तो ये कहते हुए कांग्रेस पार्टी ने बॉयकॉट किया। और शायद इसीलिए जो बात आज हुई है जब अजय राय और अविनाश पांडे पहुंचे हैं अयोध्या, वो इसीलिए कि हम राम के खिलाफ नहीं है पर हम बीजेपी के साथ खड़े नहीं हो उसके अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता भी गए हैं। हाँ, सैकड़ों कार्यकर्ता आपने देखा होगा कि जब वो डुबकी लगा रहे थे तो वो कार्यकर्ता वहां नारेबाजी कर रहे थे और जय श्री राम के नारे भी वहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे थे। ये भी देखिए, ये कांग्रेस पार्टी जो जय श्री राम के नारे लगने पर बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी कहती थी, वो कांग्रेस पार्टी आज जय श्री राम के नारे खुद लगा रही। शादाब, तो वक्त तो बदला है, कांग्रेस पार्टी को खुलकर ये कहना पड़ रहा है कि हम हिंदू विरोधी नहीं है। अगर वो दिखते नहीं है, दिखाना नहीं चाहते हैं कि वो प्रो हिंदू है, तो वो हिंदू विरोधी भी नहीं दिखना चाहते हैं। सेंटिमेंट ऐसा लगता है कि कांग्रेस सेंटिमेंट समझ रही है कि जो इस वक्त देश का सेंटिमेंट है वो अयोध्या को लेकर बहुत हाई है। पूरे देश में लोग दर्शन करना चाहते हैं। भाजपा की तरफ से जो दिए जलाने की बात कही गई है, तो एक पूरे देश में एक राममय माहौल हुआ है। इनफैक्ट कर्नाटक में तो अनाउंसमेंट कर दिया सिद्धरामैया सरकार ने कि 22 तारीख को कर्नाटक में जितने मंदिर हैं, हर मंदिर में पूजा अर्चना होगी, दिए जलाए जाएंगे और वहां पे व्रत रखा जाएगा। इस तरह की घोषणा कर्नाटक सरकार ने कर दी। मुझे लगता है कोई आश्चर्य की बात नहीं कि सुक्खू साहब भी कर दे आने वाले कुछ दिनों में। जो कांग्रेस की जहाँ सरकारें हैं वो भी अपने आप को ये अलाइन होती है। साहब ने कहा भी कि हम जो है मैं भी जाऊंगा जैसे मौका लगेगा तो हम वहां जाएंगे और दर्शन करेंगे। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने ये बात कही। तो ये काम आसान नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए कांग्रेस की दिक्कत क्या है, ये एक ऐसा मुद्दा है राम मंदिर के नाम का कि कांग्रेस समझ नहीं पाती है कि उसको अपनाए, इससे दूर हो, क्योंकि बीजेपी ने पूरी तरीके से कॉर्नर कर देते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। आपको नहीं भूलना चाहिए कि राजीव गांधी के समय में ताला खुला। आपको नहीं भूलना चाहिए कि जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त देश में पूरी मुहिम चली थी कि बाकायदा वहां पर आपको याद होगा कि राजीव गांधी का बहुत विरोध भी हुआ था। जिसमें ताला खुला, तो कांग्रेस तो वो पार्टी थी जिसने ताला खोला, लेकिन बाद में वो मुद्दा पूरी तरीके से भाजपा के हाथ में चला गया। और ये भी कहा गया कि राजीव गांधी ने जो शाहबानों का जो केस था उसको फैसला बदला, मुस्लिम कम्युनिटी को सेटिस्फाई किया, तो फिर ताला खुलवा दिया। बिल्कुल, तो ये पॉलिटिकल फैक्ट है। पॉलिटिकल फैक्ट है। और ये बात जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पूरी बकायदा उन्होंने वीएचपी से बात की, आरएसएस से बात की, उन्होंने उन तमाम लोगों से बात की जो बीजेपी की तरफ थे और जो राम मंदिर के पक्ष में थे। और वो एक तरीके से वो भी अपनी कोशिशों में ये थे कि ट्रस्ट बनाकर एक राम मंदिर का निर्माण सरकार कर दे, जिसे सोमनाथ टेम्पल का हुआ था। लेकिन वो चुनाव हार गए, 96 का काम नहीं हो पाया। तो राम मंदिर की चीज को लेकर कांग्रेस पार्टी दरअसल ना नरसिम्हा राव के समय में बीजेपी से वो एजेंडा छीन लेना चाह रही थी, पर वो कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन बीजेपी ने इस बीच में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, मूवमेंट खड़ा कर दिया, और इसके बाद कोई चारा नहीं बचा था कि कांग्रेस पार्टी इसके साथ रहे या ना रहे। इसीलिए बीच बीच में रह के हम लोग सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं कि दिग्विजय सिंह ने ये कह दिया, सिद्धरामैया ने कह दिया, कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में बहुत सॉफ्ट हिंदुत्व चलाया। उनके घर में मूर्ति बनी है हनुमान जी की, इतनी बड़ी मूर्ति है, मंदिर है छिंदवाड़ा उन्होंने लगाई। तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी कभी भगवान विरोधी नहीं रही, पर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर जो सियासत बीजेपी ने की, आरएसएस ने की, उसका तोड़ नहीं ढूंढ पाई है। उनके ट्रैप में रही हमेशा। जैसे उन्होंने चाहा, जब चाहा वैसा उनको मोड़ा है। और इसीलिए इस बार भी जब इनविटेशन आया तो करीब 20-25 दिन का समय लिया कि क्या करें, जाएं ना जाएं, जाएं ना जाएं, जाएं ना जाएं। और अंत में जो फैसला लिया और जो जिसकी घोषणा करके किया कि भाई 3 लोगों के पास इनविटेशन आया और हम तीनों लोग नहीं जाएंगे, और उसकी वजह यह है कि वो बीजेपी का कार्यक्रम है, मोदी की छवि चमकाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है शादाब, हमको नहीं भूलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था अगर राम मंदिर को बनाने की इजाजत दी, साथ साथ ये भी कहा कि बाबरी मस्जिद जो गिरी वो इलीगल थी, वो गलत काम हुआ था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में टिप्पणी की है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी का वहां चले जाना जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही रामलला की, तो वो अपने साथ जो अभी मुसलमान का वोट बैंक जुड़ रहा है कांग्रेस के साथ, और मुसलमान खुलकर राहुल गांधी कांग्रेस के पीछे आ रहा है, ऐसे में ये ना हो कि वो लोग बिदक जाते, वो लोग कांग्रेस से दूर हो जाते। तो कांग्रेस का वहां ना जाना बहुत बड़ी वजह, जैसे बीजेपी राजनीति अगर कर रही है, मोदी जी की छवि चमका रही है, तो कांग्रेस पार्टी भी राजनीति कर रही है कि हम अपने वोट बैंक को साथ रखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता आपको अयोध्या जाते हुए दिखाई देंगे, और जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं वो अगले कुछ
महीनों में अयोध्या जाएंगे, कुछ दिनों में अयोध्या जाएंगे, तो यानी अयोध्या से कांग्रेस जो दूरी है वो नहीं दिखाएगी, बल्कि भले ही राहुल गांधी, सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे अभी तक नहीं गए हैं, लेकिन बाकी लोग वहां अभी जाएंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में गांधी परिवार भी चला जाए, तो कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। देश की राजनीति बदल गई है। अब आप हिंदुओं के खिलाफ खड़े होके या हिंदुओं के बगैर खड़े होके चुनाव नहीं जीत सकते, आपको हिंदुओं के साथ दिखाना पड़ेगा। और ये बात भी तो सच है, इसको आप कोई कैसे इनकार कर सकता है कि राम का जन्म स्थान क्या कहाँ होगा दुनिया में? हिंदुस्तान में होगा ना। अगर आप मक्का मदीना जाते हैं, आपके समाज के लोग, तो हिंदू लोग कहाँ जाएंगे? उनके 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 आराध्य कहाँ होंगे? आपने देखा कोई विरोध नहीं हो रहा है, कोई विरोध नहीं हो रहा है, कोई विरोध नहीं हो रहा है। मुस्लिम उलमा ने या किसी भी मुस्लिम धर्मगुरु ने इसका विरोध नहीं किया। सबने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको सबको मानना चाहिए और किसी को भी इसमें अब बोलना नहीं चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात बोली, इसी बात पे अंडरलाइन भी करना चाहूंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें थी जो लोग भूल चुके हैं, याद दिला दें कि एक तो मस्जिद गिराना गैर कानूनी था, इलीगल था, वो गलत हुआ। मंदिर की भगवान मंदिर की वहां बनना चाहिए, इसकी परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने दी। सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ ये भी कहा अपने आदेश के दौरान कि ये मंदिर जो है वो सरकार नहीं बनाएगी, ट्रस्ट बनाएगा। सरकार को ट्रस्ट बनाने का काम सौंपा गया। तो एक राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास बना, जिसके ट्रस्ट बना, और जिसके ट्रस्ट में निपेंद्र मिश्रा जी हैं, जिसके ट्रस्ट में चंपत राय जी हैं, और 11 लोगों के नाम है, वो सबके नाम मुझे याद नहीं है। सब हिंदुओं के धर्मगुरु में बड़े बड़े चेहरे हैं। वो ट्रस्ट का काम सरकार ने बना के दिया। उस ट्रस्ट ने देश भर से चंदा इकट्ठा किया, सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया है। ये मंदिर जो बना है अयोध्या में, इसमें सरकार की 1 पैसा नहीं है। हिंदुस्तान भर के लोगों ने चंदा दिया है, बहुत से मुसलमानों ने चंदा दिया है, मैं जानता हूं कई लोगों को, और बहुत से पॉलिटिशियन ने चंदा दिया, बहुत से कांग्रेसियों ने चंदा दिया है, भाजपा ने तो ऑब्वियसली दिया है, बहुत से सपाइयों ने दिया है, बहुत से बसपाइयों ने दिया, हम सब जानते हैं, पर वो खुलकर बताना नहीं चाहते। वो उनकी श्रद्धा के हिसाब से दिया, पर उस पर राजनीति नहीं करना चाहते। तो मेरा कहना है कि वो मंदिर जो बन रहा है वो देश का मंदिर है, वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मंदिर बन रहा है, लेकिन जिस शासन काल में बन रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो काल है जिसमें मोदी जी की सरकार है, वो इसको अगर राजनीतिक तौर पर अपना भुनाना चाहती है तो वो क्यों नहीं भुनाएगी, क्योंकि उसका ये सबसे बड़ा सियासी मुद्दा रहा था। बिल्कुल। तो चलिए, ये तो हुई अयोध्या की बात। अब इससे आगे बढ़ते हैं और राहुल गांधी नागालैंड में हैं, जहां पे वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार जो उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो पिछली बार की यात्रा से थोड़ी अलग है। पिछली बार वो पैदल चले थे, लेकिन इस बार वो बस से भी चलेंगे और पैदल भी चलेंगे। खास बात यह है कि इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी 6700 किलोमीटर लंबी यात्रा करेंगे और उनकी जो यात्रा है वो 15 राज्यों से होकर गुजरेगी और 100 लोकसभा क्षेत्र इस पूरे यात्रा में वो कवर करेंगे और अलग अलग राज्यों में जाएंगे और सबसे ज्यादा समय वो उत्तर प्रदेश में गुजारेंगे। करीब 11 दिन यूपी में है जी। इसके अलावा कुछ और बता देते हैं कि उनकी जो नागालैंड की यात्रा है, जहां पे आज वो पहुंचे हैं, वहां पे वो 257 किलोमीटर का सफर तय करेंगे और नागालैंड के 5 जिलों से यात्रा गुजरेगी। असम में वो 833 किलोमीटर के सफर में जाएंगे, जहां से 17 जिलों से वो यात्रा गुजरेगी। मेघालय में राहुल गांधी 5 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, 1 जिले से जाएंगे और पश्चिम बंगाल में वो 523 किलोमीटर का सफर तय करेंगे और 1 जिले से गुजरेंगे। तो आगे का ये सुमित जी बताएंगे कि पश्चिम बंगाल और में क्या होगा जब राहुल गांधी। कई सारी जगहों से करीब कुल मिलाकर कितने जिले हैं इसकी, 15 राज्यों से गुजर रही है और जैसा कि शादाब ने बताया 6700 किलोमीटर से ऊपर ये यात्रा चलने वाली है। 100 लोकसभा क्षेत्रों को कवर कर रही है और करीब 300 प्लस विधानसभा हैं जिनको ये यात्रा कवर करने वाली है। अगर मैं टू बी प्रिसाइज होकर बोलूं 337 विधानसभा क्षेत्रों को ये कवर करने वाली है। तो यात्रा बहुत बड़ी है और चुनाव के ठीक पहले हो रही है। ऐसे में जब बीजेपी का पूरी ताकत अयोध्या में लगी हुई है तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत पूरब से पश्चिम की यात्रा करने में लगा दे रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो आप डिटेल्स की आप बात कर रहे हैं वो बहुत से लोगों को पता भी होगा, नहीं भी पता होगा तो वो देखा जा सकता है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस जो यात्रा निकाल रही है वो उन जगहों से इस बार निकाल रही है जिन जगहों पर कांग्रेस का पास बहुत कमजोर है, बहुत कम सीटें हैं, कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर है। फॉर एग्जांपल बिहार में कांग्रेस पार्टी बिहार में कितने दिन रहने वाली है, मैं अगर इसको देख के बताऊं तो कांग्रेस पार्टी बिहार में 4 दिन बिताएगी,
कांग्रेस पार्टी को बिहार में केवल एक लोकसभा सीट है, बिल्कुल। है ना। और अब बातचीत चल रही है आरजेडी और जेडीयू से हाँ, गठबंधन की बातचीत हाँ, चल वो रही है अलग है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 11 दिन बिताएगी, जहाँ पे कांग्रेस सबसे की- ज्यादा कमजोर है। हाँ, जहाँ पे कांग्रेस की संगठन बिल्कुल ना के बराबर है। जो संगठन के लोग थे वो सारे अयोध्या में एक साथ ही थे, जितना बड़ा संगठन है। 11 दिन में कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक सांसद है वहां से, यूपी से भी। इसी तरीके से राजस्थान में कांग्रेस एक दिन ही है मात्र, 25 सीटें हैं वहां पर। मध्य प्रदेश में इस बार 7 दिन है, वहां से कांग्रेस के पास कितने सांसद हैं? एक ही है मेरे ख्याल से, नकुलनाथ है, वहां भी एक ही सांसद है। गुजरात में 5 दिन है, गुजरात में कांग्रेस पार्टी के पास एक भी सांसद नहीं है। तो ये जिन जगहों से निकल रही है पूरब से पश्चिम तक, इसमें कांग्रेस पार्टी ने प्लानिंग बहुत अच्छे से की है। जो जब आप मैप पे देखते हैं तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी उन जगहों पे जा रही है जिन जगहों पे वो मजबूती के साथ लड़ना चाहती है और चुनाव जीतना चाहती है। पर मुझे ऐसा लगता है, शायद आई माइट बी रॉन्ग, आप मुझसे डिफर भी कर सकते हैं, कि कांग्रेस को जिन राज्यों में मजबूत है, जैसे दक्षिण में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, तेलंगाना, कर्नाटक, कांग्रेस को दक्षिण की पार्टी भी कहा जाने लगा। हाँ, तमिलनाडु में दक्षिण की पार्टी होकर, मुझे ऐसा लगता है कि यात्रा का कोई ना कोई फेज है, कोई ना कोई तरीका ऐसा निकालना चाहिए था कि ये यात्रा उन जगहों पर जाती जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत है, ताकि वहां पर बीजेपी इंडोर्स ना बनाए। क्योंकि आप जब से देखेंगे नया साल शुरू हुआ 24 का, प्रधानमंत्री शुरू में 4 दिन होकर आ गए 3 राज्यों में, अब फिर वो कल परसों में फिर जा रहे हैं साउथ में। तो बीजेपी अपना फोकस साउथ लगा रही है, कांग्रेस अपना फोकस नॉर्थ लगा रही है, जो कि जरूरी भी है। पर ऐसा ना हो कि कांग्रेस नॉर्थ संभालने के चक्कर में साउथ खो दे। बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि राहुल गांधी के पास विकल्प भी नहीं है। राहुल गांधी क्या करेंगे जब प्रधानमंत्री इतना बड़ा पॉलिटिकल एक नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं, तो राहुल गांधी यात्रा पे निकले हुए हैं। और जैसा कि आपने कहा कि देखिए, जो जिन राज्यों में वो गुजरेंगे, वहां पे जो यूपीए के जो सहयोगी दल हैं, जो एक गठबंधन ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लोग भी इन्होंने इनवाइट किए हैं। जैसे वो यूपी जाएंगे तो चाहते हैं कि अखिलेश यादव आ जाएं, मायावती ने तो इनकार कर दिया किसी गठबंधन से। बिहार में वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को बुलाना चाहते हैं। राजस्थान में जो छोटे दूसरे दल हैं उनको बुलाना चाहते हैं। जब ये यात्रा महाराष्ट्र जाएगी तो उद्धव ठाकरे वहां पहुंचेंगे। तो कांग्रेस की कोशिश ये है कि जो उनके सहयोगी दल हैं वो भी उस यात्रा में शामिल हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन राज्यों से यात्रा गुजरेगी वहां पे कांग्रेस पार्टी के पास ज्यादा नंबर्स नहीं है। अगर आप यूपी की बात करें तो यूपी में सिर्फ सोनिया गांधी की एक सीट थी, अमेठी, जहां से वो चुनाव जीती थी, रायबरेली। अमेठी से राहुल गांधी तक चुनाव हार गए थे और सभी सीटों पे कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हारी थी। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, लेकिन सिर्फ वो अपने बेटे नकुलनाथ को चुनाव जिता पाए और बाकी कोई भी कैंडिडेट चुनाव नहीं जीता। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बेटे को भी चुनाव नहीं जिता पाए थे। राजस्थान की सभी 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई थी। गुजरात में भी कांग्रेस की कमजोर स्थिति थी। आप याद कीजिए कि वो दौर था कि जब गुजरात में कांग्रेस, ऐसा लगता था कि कांग्रेस कभी सत्ता से जाएगी नहीं, लेकिन बाद में ऐसी राजनीतिक परिस्थिति बदली कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला कहा जाने लगा और नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद गुजरात में लगातार भाजपा का उदय हुआ और देश के सबसे बड़े नेता होकर नरेंद्र मोदी उभरे। तो गुजरात एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि भाजपा का गढ़ इस वक्त बना है और कांग्रेस को वहां पे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की हालत बेहद खराब है। अभी मिलिंद देवरा को आपने देखा कि वो छोड़ गए हैं, लेकिन वहां पे एक अलायंस बन रहा है जिसमें उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और बाकी लोग शामिल हैं। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के पास जो विकल्प था वो उसको आजमा रहे हैं, यानी वो जनता के बीच पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि लोग उसमें क्या कहते हैं। और खास बात यह है कि जो उनकी यात्रा है, आप उस उत्तर प्रदेश को कैसे देखते हैं कि वो जब उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे, जो सबसे जो टिपिकल मामला है, 80 सीटें हैं, सबसे बड़ा राज्य है, मायावती आने को तैयार नहीं है, तो अखिलेश यादव, कांग्रेस का एक अलायंस पहले भी हो चुका है, आपने देखा होगा विधानसभा में वो काम नहीं किया, इस बार भी अलायंस हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश को आप कैसे देखते हैं? देखिए, यूपी बहुत क्रिटिकल है दोनों के लिए, दोनों पक्षों के लिए, एनडीए के लिए भी और इंडिया के लिए। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। लेकिन मैं यूपी के बारे में बात करूं उसके पहले मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपनी यात्रा का नाम रखा भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पहले ये भारत न्याय यात्रा थी, फिर इसमें भारत जोड़ो का शब्द जोड़ा गया। उनको लगा कि जो वो एक बढ़िया भारत जोड़ो यात्रा की जो छवि बन गई है, पिछली जो भारत पहली यात्रा थी, उसको जोड़ो शब्द के साथ ही इनकैश किया जा सकता है। तो उन्होंने अमेंड करके भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप जब जोड़ो और न्याय की बात कर रहे हैं तो आपके अपने लोग आपसे क्यों रूठे हुए हैं? क्यों मिलिंद देवड़ा ऐसे मौके पे जाते हैं? ये मिलिंद देवड़ा जैसा व्यक्ति जो कांग्रेस का घोर साथी रहा, अभी ट्रेजरार भी बनाया था, उनको ट्रेजरार की जिम्मेदारी दी गई, उनको जोड़ने की कोशिश की गई।
उनको क्यों ये समझाया नहीं जा सका कि भाई आप जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे मुंबई साउथ की, अरविंद सावंत वहां जिस से पे अरविंद सावंत सिटिंग एमपी है, अगर वो नहीं है तो हम आपको तेलंगाना से राज्यसभा में लेके आ जाएंगे। हम, क्योंकि देखो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि दिल्ली की राजनीति करे और दिल्ली में किसी ना किसी हाउस का मेंबर रहे। और कांग्रेस के पास ऐसा नहीं है कि लोग कमी है। कांग्रेस अगर मैनेज करना चाहे तो कहीं ना कहीं से, जैसे फॉर एग्जांपल इमरान प्रतापगढ़ी साहब को, जो कि यूपी से आते हैं, उनको राजस्थान से भेज दिया ना। अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस पार्टी के वकील हैं, उनको राजस्थान से लगातार दूसरी बार राज्यसभा के सांसद बने हुए हैं। तो ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ कांग्रेस पार्टी चाहती तो इन नेताओं को जगह दे सकती थी। तो मिलिंद देवड़ा का बीजेपी कांग्रेस से टूटकर शिवसेना में जाना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ कम्युनिकेशन गैप की प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो एड्रेस नहीं हो पा रही हैं। और जिस वजह से ये बात भी आप काउंटर में लोग कहते हैं कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं ये सब सिल्वर स्पून मुंह में लेके पैदा हुए थे, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे मिलिंद देवड़ा हो, चाहे जितिन प्रसाद हो, ये सबके सब मुफ्त की जो नेताओं के बड़े नेताओं के लड़के हैं उसमें सिर्फ सचिन पायलट बचे हैं, बाकी सभी लोग छोड़ के ये सबके सब लोग जो है जमीन से जुड़े नेता नहीं थे, ये नेताओं से जुड़े नेता थे। नेता से जब जुड़ाव खत्म हुआ तो छूट के बीजेपी की तरफ चले गए। आपको याद होगा कि जब हम लोग संसद कवर करते थे तो ये जब आते थे तो कितनी स्टोरीज बनती थी कि जो राहुल गांधी की यूथ ब्रिगेड इनको नाम दिया गया था और सारे जो युवा नेता थे वो एक साथ आते थे। लेकिन आज ये इत्तेफाक है कि ये सारे भाजपा में चले गए, सिर्फ सचिन पायलट रह गए। इनफैक्ट ये शिवसेना में गए, अभी भाजपा में नहीं गए मिलिंद देवड़ा। लेकिन मिलिंद देवड़ा ने जो बात एक जाते जाते कहीं ना अपने इंटरव्यू में एनडीटीवी में कल देख रहा था हमारे शकील के साथ, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप उद्योगपतियों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं खुलेआम, ये कभी नहीं किया। मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति जो देश का इकोनॉमिक्स प्रधानमंत्री था, वो 10 साल तक प्रधानमंत्री रहा, उसने एक शब्द किसी उद्योगपति के खिलाफ या इंडस्ट्रियल हाउस के खिलाफ नहीं बोला। यहाँ पूरा कैंपेन ही आप खड़ा कर दे रहे हैं कि एक उद्योगपति के नाम पर। इस चीज को लेकर जो बात मिलिंद देवड़ा ने की, जो कि देखिए जो लोग व्यापार या एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस को समझते हैं, उनको बात समझ में आती है कि आप किसी एक को बहुत ज्यादा अगर हमला करेंगे तो आप अपने साथ के भी कई लोगों को नाराज कर सकते हो। उसकी झलक हमको दिखाई दे गई थी। आपको याद होगा कि जो मिलिंद देवड़ा के फादर थे मुरली देवड़ा, वो उन्हें मुंबई का किंग कहा जाता था और माना जाता था कि जो जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं कांग्रेस के खजांची भी इसीलिए थे वो थे और उनकी नजदीकी थी और जो कहते थे कि जो मुंबई में जो वो चाहते हैं वो करते हैं। और उद्धव ठाकरे के बाद सबसे बड़े पॉलिटिकल हस्ती के तौर पर वो थे, लेकिन उनका जाना एक बड़ा डेंट है। तो अगर अब मैं यूपी पे आता हूँ, एक लाइन बोलना चाहता हूँ यूपी के बारे में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के पास यूपी में कुछ नहीं बचा है। वो स्थिति बहुत ही डामाडोल है आज की डेट में। कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है यूपी में अपने लिए कुछ सीटें जीत पाना। अगर वो ईमानदारी, देखिए आप इंडिया अलायंस की बात करते हैं, इंडिया अलायंस के जरिए आप बीजेपी को तंग करना चाहते हैं या अपने आप को अपने पैर जमाना चाहते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। अगर अपने पैर जमाना चाहते हैं, अपनी पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं, तो आपको ईमानदारी से मजबूती से लड़ना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ जब आप सहयोग कर रहे हैं तो भरोसा करना पड़ेगा, वरना उल्टा भी बढ़ सकता है। आप कहने को आप बीजेपी के खिलाफ अखिलेश, जयंत चौधरी और कांग्रेस एक हो जाएं, पर ऐसा ना हो कि जो राममय माहौल इस वक्त अयोध्या की वजह से बना हुआ है वो बीजेपी 63 से बढ़कर वापस 75 पर 80 पर पहुंच जाए। उसको बना के रखना, उसमें अपनी उस अलायंस के बीच में अपनी 2, 4, 5, 10 सीटें जीतना, ये कांग्रेस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। इसीलिए कांग्रेस को अखिलेश को, जयंत चौधरी को मैनेज करके रखना पड़ेगा। मायावती की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने साफ कह दिया कि किसी में नहीं जाएंगी और किसी सांप्रदायिक पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगी। हालांकि कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि एक विंडो छोड़ी हुई है, पर जनता समझती है कि आपके मन में क्या है। आप हिंदुस्तान की आवाम को बुद्धू नहीं बना सकते आज की डेट में, जब उसके पास इतनी अधिक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए। तो कांग्रेस पार्टी को ईमानदारी से चुनाव लड़ना चाहिए, अपने सहयोगियों की भरपूर मदद करनी चाहिए और सहयोगियों से भरपूर मदद लेनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी अभी भी 2019 का लोकसभा चुनाव याद करती है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के बाद हालांकि समझिए नेताओं की कमी नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें तो बड़े बड़े हाईवेट नेता कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाते हैं। जो विधानसभा चुनाव लगातार हुए उसमें कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ा और जो बड़े राहुल गांधी यूपी में हार गए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो कांग्रेस के लिए स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अखिलेश यादव के कंधे के सहारे इस बार कांग्रेस पार्टी यूपी में चुनाव लड़ना चाहती है और अगर वाकई में अलायंस ईमानदारी से होगा और ईमानदारी से लड़ लिया शादाब, तब चुनाव दिलचस्प हो जाएगा। और ऐसे में जब चुनाव दिलचस्प होगा तो बीजेपी के लिए भी 63 से अपनी सीटों के आंकड़े को बढ़ाना आसान काम नहीं होगा। बिल्कुल।
तो अखिलेश यादव कितनी सीटें देते हैं कांग्रेस को? कहा यह जा रहा है कि वो 10 सीटें देना चाहते थे। आप बताइए, आप दोनों तरफ बात करते हैं, आपको पता होगा। अखिलेश यादव 10 सीटें देना चाहते थे और अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि कांग्रेस का जो दावा है वो काफी ज्यादा है। आपको याद होगा कि 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के तकरीबन 20 से ज्यादा सांसद वहां से जीत गए थे। 21 सांसद जीते थे, जिनमें सलमान खुर्शीद, आरपीएन सिंह, पीएल पूनिया समेत तमाम बड़े नेता वहां से चुनाव जीते थे। तो कांग्रेस पार्टी वही जो लिस्ट है वो लेकर अखिलेश यादव के पास बार बार जाती है और 2009 का जो उन्होंने चुनाव जीता था वो लिस्ट दिखाती है, लेकिन अखिलेश यादव कन्विंस नहीं है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि लोकसभा के साथ साथ जो पिछले विधानसभा चुनाव जो हुए हैं उसमें जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है वो उनके सामने रखते हैं। कांग्रेस ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश के चुनावों में जो किया अखिलेश के साथ, तो अब अखिलेश उनको हिसाब तो बराबर करेंगे। इतना आसान नहीं है। जिस तरीके से कहा ना कौन अखिलेश, जिस तरह के बयान दिए कमलनाथ जी ने उस टाइम पे, और वो वाकई में अखिलेश यादव के अगेंस्ट में गए थे, लेकिन अब अखिलेश यादव का इस वक्त उसका हाथ ऊपर है। तो कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे उन्होंने अखिलेश से सॉरी बोला था और कहा था कि जो कमलनाथ ने जो बयान दिया है वो पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है और उसके लिए कांग्रेस ने खेद जताया था अखिलेश से। तो लेकिन उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर ऐसा लगता नहीं है कि कोई दिक्कत आएगी। अखिलेश यादव मान जाएंगे, कांग्रेस भी मान जाएंगे, क्योंकि दोनों मजबूरी के साथ ही हैं और भाजपा के खिलाफ एक गठबंधन खड़ा करना चाहते हैं। तो आप समझिए, अब जल्दी से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ते हैं। और इन तीनों राज्यों में क्या लगता है आपको कि ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस अभी 1 महीने पहले चुनाव हारी है? देखिए, तीनों राज्यों में केवल छत्तीसगढ़ ही था जहाँ पे कांग्रेस पार्टी के कुछ सांसद जीत कर आए थे। मध्य प्रदेश में तो एक ही थे और राजस्थान में तो एक भी नहीं थे। तो इन तीनों राज्यों में जो चुनाव से अभी निकल कर बाहर आए हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी चीजों को मैनेज करना और अपने 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 खाते में सीटें जोड़ना, क्योंकि वहां तो कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, वहां तो अलायंस की बात ही नहीं है कि सपा के साथ होगा या आम आदमी पार्टी होगी। सीधी लड़ाई है, स्टेट लड़ाई। और स्टेट लड़ाई में कितनी बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी हारी है मध्य प्रदेश में, खासकर जहाँ कांग्रेस बीजेपी की सरकार 19-20 साल रही, उस राज्य में आप मतलब इतना बुरी तरह चुनाव हारेंगे किसी ने नहीं सोचा था। तो कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश जीतना और छत्तीसगढ़ जीतना, जो कि छत्तीसगढ़ वो श्योर शॉट मान के चल रहे थे कि हम भूपेश बघेल दोबारा आ जाएंगे, वो सबसे अधिक मुश्किल आने वाली। तो कांग्रेस को ये दिख रहा है कि अलायंस इंडिया में रहना, इस इंडिया ब्लॉक के साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इसी से हमारी सीटें बढ़ सकती हैं। एक इनपुट मैं आपको और दूं कि जो कांग्रेस पार्टी इस बार ये चाहती है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों ही राज्यों में जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं वो चुनाव लड़ लें। जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो आपने देखा होगा कि नकुल नाथ सांसद हैं, कमलनाथ नहीं है, लेकिन पार्टी ये चाहती है कि इस बार कमलनाथ भी किसी सीट से चुनाव लड़ लें। इसके अलावा जो उनके और बड़े नेता हैं जैसे अजय सिंह हैं, अरुण यादव हैं, या और जो लीडर्स हैं उनको कांग्रेस लड़ाना चाहती है। राजस्थान में ये लोग विधानसभा जीते हैं? नहीं, अरुण यादव जीते हैं, लेकिन विधानसभा के साथ साथ लोकसभा भी लड़े। अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो अशोक गहलोत के ऊपर चुनाव लड़ने का दबाव है कि वो भी इलेक्शन लड़े। इसके अलावा जो रघु शर्मा हैं, भंवर जितेंद्र सिंह हैं और जो तमाम बड़े नेता राजस्थान में कांग्रेस के हैं उनको भी चुनाव लड़ाया जाए। तो कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी इस बार की ये लगती है कि जो राज्यों के जो नेता हैं जो कि भले ही विधायक का चुनाव जीत गए हों, लेकिन उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए। वैसे छत्तीसगढ़ में भी जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनके ऊपर दबाव है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ें। तो आपको क्या लगता है कि अगर बड़े नेता उतरते हैं तो इसका कुछ फायदा कांग्रेस को मिल सकता है? माहौल तो बनता है, बड़े नेता जब उतरते हैं तो माहौल बनता है। बड़े नेता का अपनी एक फॉलोइंग होती है उस इलाके में, उनके अपने पसंद के लोग होते हैं जो उनके लिए कैंपेन करते हैं। कुछ लोग अपने नेताओं को पसंद करने के चक्कर में चुनावी मैदान में आ जाते हैं, कैंपेनिंग करने लगते हैं, पोस्टर लिखने लगते हैं। तो आजकल तो चुनाव सोशल मीडिया पर लड़ा जाता है, तो उसके फेवर में फेसबुक पे लिख रहे हैं, व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं, तो एक माहौल तो बनता है। पर मेरा ये कहना है कि बड़े नेताओं को ऐसा नहीं कि बीजेपी छोड़ देगी, बीजेपी भी बड़े नेताओं को लड़ाएगी। हो सकता है कि बहुत से जो अभी विधानसभा चुनाव में देखा कि सांसदों को उतारा, उसका उनको फायदा भी मिला, जीते भी, मंत्री बने। तो बीजेपी के लिए, तो बीजेपी के पास क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है 10 साल की लोगों के अगेंस्ट में, तो रिप्लेस करने का वाहन अच्छा मिल गया। जो 11-12 लोग मंत्री बन गए हैं विधानसभा में जाके, उनके बदले बीजेपी नए चेहरों को उतार देगी। बीजेपी नए चेहरों पर ज्यादा बेट करने वाली है, क्योंकि उनको पता है कि मोदी के चेहरे से और मोदी के काम से के नाम पे ज्यादातर वोट मिलता है, और जो वोट न्यूट्रलाइज होता है तो वो स्थानीय सांसदों और विधायकों की नापसंदगी की वजह से होता है। तो उनको वो चेंज कर देना चाहते हैं। यही जुआ उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खेल के सत्ता हासिल की, वही जुआ केंद्र में भी करने वाले हैं। आप याद कीजिए, गुजरात में तो पूरे मंत्रिमंडल बदल दिया, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तक बदल दिए गए, जबकि बड़े ताकतवर नेता हुआ करते थे वो सभी लोग हटा दिए। इनफैक्ट अभी अपने लेकिन किसी और पार्टी में संभव नहीं है। अगर आप कांग्रेस में आप बात करें तो वहां तो एक प्रदेश अध्यक्ष को हटाना भारी पड़ जाता है।
तो पूरी की पूरी सरकार बदलना। नहीं, कांग्रेस में भी ये सब होता था, लेकिन अब ये लीडरशिप ऐसी है ना, नहीं कर पाती याद है। करें नितिन पटेल जैसे नेता जो कि डिप्टी सीएम थे, पावरफुल थे, आज वो कहीं नहीं है। अरे आज वो असंगठन में है। बिल्कुल, मतलब कांग्रेस के शिवराज सिंह चौहान को आप देखिए, अपने चैनल पे अखिलेश शर्मा जी ने खबर दी थी पिछले हफ्ते कि बीजेपी ने कर्नाटक में जो 24 सीटें जीती हैं उनमें से 11-12 सांसदों को वो रिपीट नहीं करेगी, मतलब ऑलमोस्ट 50%। ये अभी तय हो गया है। 11-12 लोगों को ढूंढा जा रहा है उन सीटों से लड़ने के लिए। तो जब 11-12 सीटों पर आप नहीं लड़ा रहे हो पुराने जीते हुए लोगों को, और क्राइटेरिया रख दिया कि 70 साल से ऊपर जिनकी उम्र हो गई है, तो ये आपने कहा ना कि ये बीजेपी ही कर सकती है। बीजेपी इसलिए करती है कि बीजेपी की लीडरशिप जो है वो इतनी मजबूत हो गई है, इतनी दृढ़ हो गई है, न सिर्फ पार्टी में बल्कि देश भर में सबसे अधिक पॉपुलर चेहरा उनके पास। कांग्रेस ये डिसीजन नहीं ले पाती। कांग्रेस में इसका खामियाजा भी उन्होंने राजस्थान चुनाव में उठाया। जो पूरी पार्टी ये मान रही थी कि वहां विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और विधायकों के टिकट कटने चाहिए, लेकिन पार्टी विधायकों के टिकट नहीं काट पाई और इसका नुकसान उन्हें राजनीतिक तौर पर हुआ। तो अब सुमित जी देखिए, 2 दिन की यात्रा तो हो गई, राहुल गांधी की 65 दिन बाकी है और यात्रा बढ़ रही है आगे। तो आपका फाइनल कमेंट कि आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा से कितना फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है? देखिए, अगर मैं केवल पूर्वोत्तर की बात करूं जहां पे ये यात्रा शुरू हुई है, उत्तर पूर्व भारत की, तो 1 दिन मणिपुर, 2 दिन नागालैंड, 8 दिन असम, अरुणाचल प्रदेश में 1 दिन, तो 2 और 1 3 और 1 8 11 1 12 दिन ये पश्चिम पूर्वोत्तर में है। पूर्वोत्तर में असम की अगर मैं 13 सीटें मिला लूं तो करीब 25 लोकसभा सीटें हैं और ज्यादातर इसमें बीजेपी इस वक्त सांसद है। तो कांग्रेस का पूरा फोकस यही कि जो हम मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या यूपी में हमारी कमजोर पार्टी है, वो वहां से भरपाई करें। वो वहां से हम पूर्वोत्तर में इस बार, क्योंकि मणिपुर को लेकर कांग्रेस को लगता है कि बहुत ज्यादा बीजेपी के खिलाफ रोष है। जो कुछ हुआ मणिपुर में मई के महीने में, प्रधानमंत्री का उस पर बयान ना आना, वहां ना जाना, तो कांग्रेस को लगता है कि उसको हम इनकैश कर लेंगे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने 8-10 दिन जो है वो पूर्वोत्तर में दिए हैं, क्योंकि एक एक बूंद से खड़ा पड़ता है, उनको एक एक सीट की जरूरत है। तो कांग्रेस पार्टी यही चाह रही है कि पूर्वोत्तर के बहाने जो पूर्वोत्तर और दक्षिण, इसके बहाने अपनी जो सीटों का आंकड़ा जो अभी 54-55 पे है वो बढ़ा के हम 100 तक लेके चले जाएं। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत का काम है और वो सिर्फ और सिर्फ यात्राओं से चुनाव नहीं जीते जाते, चुनाव मैनेज किए जाते हैं। चुनाव मैनेज करने में आप कितने काबिल हैं? जब मैं चुनाव मैनेज करने की बात करता हूं तो मैनेज करने में अपने जीतने से ज्यादा अपना जो मजबूत विरोधी है वो कैसे हारे, इस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल। तो राहुल गांधी की जो यात्रा है वो चल रही है और खास बात यह है कि वो नारा दे रहे हैं कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, डरो मत, सहो मत। ये आपने देखा होगा कि कल कांग्रेस पार्टी के नेता हवाई जहाज में ये नारे लगा रहे थे और उन्होंने एक न्याय एंथम भी जारी किया है और जिसको वो बजा रहे हैं। राहुल गांधी जहां जहां से गुजरेंगे वो इस बार बस से चल रहे हैं, वो छोटी छोटी मीटिंग्स करेंगे, लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और उस जो बस है उसमें वीडियो भी चलाया जा रहा है और वो जिस इलाके से गुजरेंगे उस इलाके के बड़े नेता उस बस में सवार होंगे। पिछली बार जो यात्रा पैदल चल रही थी वो पैदल नहीं होगी इस बार। जो तो ज्यादातर नेता दिल्ली वापस आ गए हैं। कल आपने देखा होगा कि जो 50-60 कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता पहुंचे थे वो सभी दिल्ली वापस आ गए हैं। तो अब देखना यह है कि राहुल गांधी की जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है ये क्या रंग दिखाती है। और इस बीच अयोध्या में जैसा कि सुमित जी ने भी बताया कि लोग पहुंच गए हैं और दर्शन रामलला का कर लिया है कांग्रेस पार्टी। इसीलिए हमने नाम दिया कि न्याय यात्रा के बीच में कांग्रेस पहुंची अयोध्या, कि न्याय यात्रा भी चल रही है, कांग्रेस की एक यूनिट अयोध्या में ही मौजूद है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।